साथियों नमस्कार। केंद्र की मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है। आप सब लोगों ने कल से आज तक इस बजट को अलग अलग माध्यमों से, चैनलों, अखबारों के जरिए पढ़ा और सुना है। आप लोगों की जिज्ञासा थी, जो जरूरी भी है, कि इस बजट से हमें क्या मिला। अगर 4 शब्दों में कहा जाए तो इस पूरे बजट का लब्बो लबाब ये है कि यह बजट पूरी तरीके से कामगार कर्मचारी विरोधी है। उसके हितों को कोई तवज्जो नहीं दी गई। एक तरीके से कहा जाए तो भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने अपने 1.5 घंटे के भाषण में एक बार भी कामगार कर्मचारी वर्ग का नाम नहीं लिया। यह बजट बढ़ती हुई महंगाई में श्रमिक वर्ग के वेतन भत्तों के बारे में पूरी तरीके से चुप रहा है। उन्हें किसी तरीके की रियायत देने की बात इस बजट में कहीं कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आई, जबकि हर किसी को ये उम्मीद थी कि मोदी सरकार का यह तीसरे कार्यकाल का बजट इस देश के मेहनत कशों के आर्थिक हितों के बारे में कोई दिशा तय करेगा, उनको रियायत देने की घोषणा करेगा। किसी भी क्षेत्र के कामगार कर्मचारी वर्ग के बारे में इस बजट में चर्चा तक नहीं हुई है, जो कह सकते हैं कि यह एक समाज के, देश के बहुत बड़े वर्ग को अनदेखा किया गया है। तमाम सारी चर्चाएं आपने कल से आज तक सुनी होंगी। ईपीएफ के बारे में भी बात सरकार ने कुछ बोला है, और सबसे ज्यादा बातचीत इस बजट में रोजगार को लेकर भी है। रोजगार के सवाल पर यह सरकार जलेबी सी बनाती हुई नजर आई है। इंटर्नशिप के नाम पर 5,000 रुपये महीने की मदद बेरोजगार युवाओं को करने की बात बजट में कही गई है। यह बात आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इस इंटर्नशिप का कोई औचित्य नहीं था, कोई जरूरत नहीं थी। पिछले 10 साल से यह केंद्र की मोदी सरकार लगातार स्किल इंडिया का नारा देती रही है। सरकार प्रशिक्षित श्रम शक्ति को तैयार करने के लिए पिछले 10 साल से लगातार कोशिश कर रही है। इसके लिए उन्होंने तमाम सारे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी खोले, लाखों की संख्या में हर छोटे बड़े शहर में खोले गए। इसके बाद भी यदि सरकार ये कहती है कि हमारे पास प्रशिक्षित युवा नहीं है, तो यह तो सरकार की सबसे बड़ी असफलता है। फिर हमारे यहाँ तमाम सारे IITI पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। इनमें से निकलने वाले छात्र युवा पूरी तरीके से प्रशिक्षित होते हैं। इन्हें कौशल विकास केंद्रों से, तमाम सारे IITI से, पॉलिटेक्निक कॉलेज से और तमाम सारे स्किल डेवलपमेंट सेंटरों से निकलने वाले युवाओं को भी ये सरकार रोजगार देने की बजाय इंटर्नशिप के नाम पर कंपनियों में
पहुंचाने की कोशिश कर रही है 5,000 रुपये महीने पर। ये एक तरीके से रोजगार न देने से बचने की का रास्ता है सरकार का, जो उसने इस बजट में निकाला है। अब इससे बड़ा सवाल यह है कि हमारे यहाँ पहले से ही सरकारी सेक्टर में और निजी सेक्टर में भी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग काम करते हैं। वो अकुशल से लेकर कुशल श्रेणी तक का काम करते हैं, जो पूरी तरीके से प्रशिक्षित है। उनकी स्थिति आज क्या है? क्या उन्हें सरकार के मदद की जरूरत नहीं थी? या वो मैन पावर है जिनमें कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं, जिनमें वाहन चालक भी हैं, जिनमें लेखापाल भी हैं, जिनमें व्यावसायिक शिक्षा देने वाले लोग भी हैं, जिनमें और तरह तरह के श्रेणियों के कर्मचारी हैं। ये सब लोग कुशल श्रेणी के कर्मचारी हैं। इन्हें जरूरत थी कि इनके रोजगार में सुरक्षा मिले और इन्हें जिंदा रहने लायक वेतन मिले। इस सवाल पर यह सरकार और इसका बजट पूरी तरीके से चुप है। स्किल इंडिया इसलिए मोदी सरकार ने शुरू की थी कि वो प्रशिक्षित युवाओं को तैयार करे, जिससे कि लोग रोजगार में लगे। स्किल इंडिया या व्यावसायिक शिक्षा हमारे तमाम सारे सरकार की तरफ से ही सरकारी स्कूलों में दी जा रही है। व्यावसायिक शिक्षा जो लोग दे रहे हैं उनकी क्या स्थिति है? सरकार कोई योजना तो शुरू कर देती है, लेकिन उसके लागू करने में उनकी जो असफलता है, उसी असफलता ने एक रोजगार के रास्तों को बंद किया है, रोजगार में लगे लोगों के साथ के अंदर निराशा पैदा की है। व्यावसायिक शिक्षा देने वाला हमारा जो शिक्षक है वो सरकारी नहीं है, वो ठेके का, कंपनियों का है। कंप्यूटर चलाने वाला हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो पूरी तरीके से प्रशिक्षित है, कुशल है और सरकार के सारे कामकाज करता है। उसे जरूरत थी कि उसके बारे में ये बजट कुछ कहता, लेकिन चुप था। कहने का तात्पर्य यह है कि यह बजट पूरी तरीके से कंपनी और कॉर्पोरेट के हित में बनाया गया है। पीएफ के बारे में जो चर्चा हुई है, सरकार ने कहा है कि हम उन कंपनियों को 2 साल तक 3,000 रुपये महीने की पीएफ में मदद करेंगे जो रोजगार देंगी। पहला रोजगार करने वाले को भी सरकार ने कुछ मदद करने की बात कही है, लेकिन ये कितना बड़ा मजाक है। ये सरकार जो 3,000 रुपये पीएफ में कंपनी मालिकों की मदद कर सकती है, लेकिन ये 3,000 रुपये की बढ़ोतरी उस कामगार कर्मचारी वर्ग के वेतन में नहीं कर सकती जो इस पूरे सरकार को चला रहा है, सरकार के सिस्टम को चला रहा है, पूरे उद्योगों को चला रहा है। ये कामगार कर्मचारी वर्ग की है अनदेखी जो लगातार होती चली जा रही है। इस अनदेखी ने ही समाज के अंदर आर्थिक असमानता बढ़ाई है। ये इंटर्नशिप का जो शुरुआत की बात कही गई है, कई काम ऐसे हैं जिसमें लाखों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं। ये ज्यादातर क्लास 4 के लोग हैं और क्लास 4 के कर्मचारियों के श्रमिकों के बगैर कोई भी दफ्तर, कोई भी कार्यालय, कोई भी कारखाना नहीं चल सकता, कोई कामकाज नहीं हो सकता। लेकिन उस क्लास 4 के लिए इंटर्नशिप की जरूरत नहीं, उनको रोजगार देने, उनको जो रोजगार में लगे हुए हैं उनको रोजगार को सुरक्षित करने और सम्मानजनक वेतन देने की जरूरत थी, जो इस बजट में आना चाहिए था, नहीं आया। आज भी मध्य प्रदेश में
ग्राम पंचायतों के अंदर नल खोलने वाले, पंप ऑपरेटर, चौकीदार, वृहद सफाई कर्मी 2,000 1,500 रुपए में काम कर रहे हैं और बरसों से कर रहे हैं। स्कूलों में, छात्रावासों में, सरकारी दफ्तरों में जो हमारा सफाई कर्मी है, चौकीदार है, वृहद है, चपरासी है, 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए में काम कर रहा है। इसके लिए इस बजट में क्या था? कुछ नहीं। और इसके लिए अगर बजट में कुछ नहीं था तो ये सरकार ने बजट किसके लिए पेश किया है? ये बजट किसके लिए था? ये बजट सीधे सीधे कुछ धनाढ्य और संपन्न लोगों के लिए था। और इसीलिए इस बजट में जिन जिन क्षेत्रों में भी पैसा खर्च करने की बात की गई है, वो पैसा उन धनाढ्यों के पास ही लौटकर पहुंचना है, अलग अलग माध्यमों से, जिसे सरकार अपना विकास कर रही है और देश की इकोनॉमी को 5 लेन बनाने की तरफ की बात कर रही है। किसी भी देश की इकोनॉमी तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक उस देश के आम लोगों के पास पैसा नहीं हो, और आम लोगों की जेब में पैसा पहुंचाने की कोई भी घोषणा मोदी सरकार के बजट में नहीं है। जब केंद्र के बजट में ये घोषणा नहीं है, प्रस्ताव नहीं है, तो राज्य निश्चित रूप से कुछ भी करने में असमर्थ है। मनरेगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को, मजदूरों को सबसे ज्यादा रोजगार देती है, सबसे ज्यादा रोजगार देती है। और मनरेगा को लागू कराने में जो मैन पावर लगा हुआ है, जिसको आप रोजगार सहायक कह सकते हैं, जिसको आप ग्राम पंचायतों के कर्मचारी कह सकते हैं, उनमें जो हजारों लाखों की संख्या में है, इस मनरेगा को पूरी तरीके से सरकार ने अनदेखा किया है। और मनरेगा को अकेले को अनदेखा करने का मतलब है कि आप लाखों लाख कामगार कर्मचारी वर्ग की अनदेखी करना। और जबकि उम्मीद ये थी कि ये सरकार मनरेगा में कम से कम बजट बढ़ाएगी, और जो मनरेगा कानून लागू होने के बाद से ही जो 100 दिन काम का प्रावधान था उसको बढ़ाकर 200 दिन करेगी, लेकिन 1 दिन का भी बढ़ोतरी नहीं की गई काम के दिनों में। और वेतन भी, उसकी मजदूरी भी जो चली आ रही है वही चल रही है, 240 रुपये। यदि आप समाज को, सबसे कमजोर वर्ग के लोगों की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, उससे आर्थिक रूप से ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मनरेगा में 400 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी और 200 दिन के काम की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, मनरेगा पंचायतों में काम करने वाला जो कर्मचारी वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उसे एक सम्मानजनक वेतन का प्रावधान सरकार को करना चाहिए था। इस बजट में नहीं किया गया। ऐसी ही स्थिति जो है शिक्षा के क्षेत्र में की गई। शिक्षा के बजट में भी कटौती की गई है। जब शिक्षा के बजट में कटौती है तो निश्चित रूप से सरकार शिक्षा का निजीकरण करेगी, और उसी रास्ते पर जा रही है। आज स्कूलों के अंदर भी, जैसा मैंने बताया कि सरकार के पास छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देने वाले शिक्षक नहीं है, वो भी ठेके के। कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, वो भी ठेके के। छात्रावासों में जो बच्चों को खाना खिलाने वाले, बनाने वाले, साफ सफाई करने वाले, उनकी देख रेख करने वाले, वो भी सब ठेके के हैं। 4-4, 5-5 हजार रुपए में काम कर रहे हैं। चपरासी तक सरकार के पास नहीं है। तो शिक्षा के क्षेत्र को भी में भी रोजगार पर कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं कहा गया है सरकार। स्वास्थ्य में भी यही स्थिति है। ज्यादातर स्वास्थ्य का क्षेत्र जो है
निजीकरण के हवाले कर दिया गया, कंपनियों के हवाले कर दिया गया। मध्य प्रदेश में तो बाकायदा 10 जिलों के टेंडर भी निकल गए अस्पतालों के, जो उन्हें ठेके पे देना है, पीपीपी मोड पर चलाना है। अगर ऐसा होता है तो अन्याय किसके साथ होगा? वहां काम करने वाले कर्मचारियों के पास के साथ। पहले ही लाखों की संख्या में स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी काम कर रहा है, जिसे जिंदा रहने लायक वेतन नहीं मिलता, उनका पीएफ जमा नहीं होता, उन्हें ईएसआई की सुविधा नहीं। यह जिम्मेदारी सरकार की थी कि वह हर काम करने वाले कर्मचारी को, कामगार को सामाजिक सुरक्षा मिले। इसके लिए वो अपने स्तर पर सिस्टम तैयार करती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मध्य प्रदेश में करोड़ों लाखों की संख्या में सरकारी दफ्तरों में ही काम करने वाला कर्मचारी है, जिसे जो प्रॉपर पीएफ भी नहीं मिलता, ईएसआई की सुविधा भी नहीं है उसके पास। इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। सरकार सिर्फ जो है अपने भाषणों के लिए बजट तैयार करती है, और 1.5 घंटे का वित्त मंत्री जी का भाषण यही बता रहा था। इसमें सरकार जिसके लिए होती है, सरकार किसके लिए होती है? गरीब के लिए। और वही उत्साहित होके चुनाव में वोट डालता है, सरकार चुनता है, और उसी को आपने 5 किलो गेहूं पर के हवाले कर दिया है, छोड़ दिया है। इस 5 किलो गेहूं से या महिलाओं को 1000-1200 रुपए मध्य प्रदेश में देकर समाज के अंदर आर्थिक असमानता को नहीं मिटाया जा सकता। आर्थिक असमानता मिटाने का एक ही तरीका है कि गरीब, कामगार, मजदूर वर्ग को आर्थिक अधिकार देना। और सरकार यही आर्थिक अधिकार देने से बचने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है पिछले 10-11 साल से। सरकार की जितनी भी योजना है, आप देखिए, सरकार तमाम सारी योजनाएं शुरू करती है। इन योजनाओं का मजाक भी खुद सरकार ही उड़ाती है। मोदी जी ने पिछले कई सालों से स्किल इंडिया का नारा लगाया और खूब भाषण दिए। सारे बीजेपी के नेता स्किल इंडिया का भाषण देते थे। आज इस बजट में उसी स्किल इंडिया की पोल खुल गई और उन्हें 5000 रुपए में इंटर्नशिप कराने के लिए कंपनियों में लड़के भेजने पड़ रहे हैं, जिससे वो वहां सीख जाए और उनको काम मिले। तो भाई आपका स्किल इंडिया कहाँ गया? कौशल विकास केंद्र कहाँ गए? क्या ये फर्जीवाड़ा था जो हिंदुस्तान में मोदी सरकार ने किया है? स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन क्या था जी? बहुत नारे लगे, बहुत वो हुए, लोग झाड़ू लिए, नेता दिखे। आप कहीं भी आपको किसी भी राज्य सरकार ने या केंद्र की सरकार ने भारत को स्वच्छ बनाने के लिए एक सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं की है। एक सफाई कर्मचारी की भर्ती की हो तो सरकार बता दे। बगैर सफाई कर्मचारी रखे बगैर कैसे आप भारत को स्वच्छ बना देंगे, किसी भी शहर को स्वच्छ बना देंगे? ये सिर्फ भाषण था। एक सफाई कर्मचारी की भर्ती न कर पाना किसी भी सरकार के लिए सबसे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है। पूरा स्वच्छता अभियान ठेके पर है, लोग माला माल होते चले जा रहे हैं। और सिर्फ एक सफाई स्वच्छता अभियान की स्थिति नहीं है ऐसी, सरकार के हर अभियान की यही स्थिति है। जैसा कि मैंने बताया, एक पेड़ माँ के नाम का अभियान अभी शुरू हो रहा है। इस मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह करोड़ों पेड़ लगा चुके थे, उनमें से एक भी नहीं बचा। आजकल एक पेड़ माँ के नाम लगाया जा रहा है। सारे बीजेपी के नेता, मंत्री सब इसमें लगे हुए हैं। इनको छोटी सी बात समझ में नहीं आती। पौधे लगाए नहीं जाते, पौधे बचाए जाते हैं। बारिश के दौरान अलग अलग किस्म के पौधे जंगलों में, जमीनों में उगते हैं।
और ये आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। उसमें जो काम का पेड़ होता है, काम का पौधा होता है, उसे लोग बचा लेते हैं, बाकी को उखाड़ के फेंक देते हैं। यह हमारे जंगलों में भी होता है, हर खुली जगह में भी होता है। लेकिन पेड़ को बचाने की बजाय पेड़ लगाने पर जो अभियान चलाती है, और जो बीजेपी की सरकारों में ही होता है। शिवराज सिंह 5 करोड़ पेड़ लगा चुके थे। अगर वो 5 करोड़ पेड़ अगर लगा दिए, आज खड़े होते मध्य प्रदेश में, तो आपको घर बनाने के लिए जगह नहीं मिलती। लेकिन ये सरकार सिर्फ इसलिए इस तरह काम करती है कि वह चलती हुई सरकार दिखे, लोगों को लगे कि सरकार कुछ कर रही है और कोई उनसे सवाल न कर सके। उनके सारे अभियान, गाय बचाओ अभियान, अरे भाई गाय पाली जाती है, गाय को पालोगे तो गाय अपने आप बचेगी। लेकिन गाय पालने की बात नहीं करते जी, गाय बचाने की बात करते हैं। किससे बचाने की बात करते हैं, इनको खुद नहीं पता। इसलिए इनके नारे भी ऐसे ही होते हैं जिससे आम लोगों का कोई लेना देना नहीं। यह बजट भी ठीक वैसा ही है। जब तक ये सरकार अपने नीतियों की दिशा समाज के कमजोर वर्ग के तरफ नहीं ले जाएगी, तब तक बजट का कोई औचित्य नहीं है और इस समाज के अंदर बढ़ रही आर्थिक असमानता खत्म नहीं होगी। महंगाई पर पूरी तरीके से बजट चुप रहा है। महंगाई से सबसे ज्यादा परेशान कौन है? कामगार कर्मचारी वर्ग, जिसकी वेतन तो बढ़े नहीं, महंगाई कई गुना बढ़ गई। इसी बजट में इसी सरकार को 4.5 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त मिला है जीएसटी के जरिए, मतलब कि महंगाई से जो सरकार की आय हुई है उससे। ये हमारा और आपका पैसा है। ये विशेषज्ञों ने अलग अलग चैनलों पर चर्चा के दौरान ये जानकारी दी। ये विस्तार से आपको जानकारी कभी नहीं दी गई, सरकार ने नहीं बताई। यानी सरकार ने हर क्षेत्र में आपसे लूटने का काम किया है। जीएसटी दरअसल जनता को लूटने वाली नीति है जो मोदी सरकार ने लागू की है और जिसके बारे में कोई जानकारी सरकार नहीं देती है। यह और जीएसटी से होने वाली आय भी सरकार नहीं बताती है, क्योंकि जिस दिन सरकार ये बता देगी उस दिन सरकार की सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। आज 2000 रुपए महीना कमाने वाले को भी सरकार को टैक्स देना पड़ता है और 2 लाख कमाने वाले को भी टैक्स देना पड़ता है। बताइए कितनी बड़ी असमानता है। और ये असमानता को खत्म कराने वाली कोई नीति नहीं अपनाएगी ये सरकार, तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, बजट जो था वह आपके लिए, आपको ध्यान में रखकर तो नहीं बना। यह बजट पूरी तरीके से कंपनी और कॉर्पोरेट के हित में बनाया गया बजट है। इससे सत्ताधारी पार्टी और उसके नेताओं का भला होगा, उनके आसपास घूमने वाले दलालों का भला होगा। जैसे मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कल्चर पैदा करके नेताओं ने, अधिकारियों ने, मंत्रियों ने अपने अपने समर्थकों को एजेंसियां, कंपनियां बनाकर मैन पावर सप्लाई करने का जो अधिकार दिया है, ठीक मोदी सरकार का बजट भी इसी रास्ते पर जा रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ज्यादातर सरकारी सेक्टर को कंपनियां चला रही होंगी। मध्य प्रदेश में 80% काम जो हो चुका है, पूरे देश में भी यही स्थिति है। कुछ दिनों बाद सरकारी सेक्टर के नाम पर आपको किसी भी कंपनी का दफ्तर नजर आएंगे, सरकारी दफ्तर, यानी कि जो हमारा गरीब मध्यम वर्गीय समाज है, जो अपने बच्चों को सरकारी नौकरी का सपना देखता है, उसके सपनों की हत्या करने वाला बजट है। ये सच्चाई है। इसलिए साथियों, जरूरत है हम सब लोगों को एकजुट होकर अपनी बात करने का, इन नीतियों के खिलाफ लड़ने का और सरकारी सेक्टर को बचाने का। और निजी सेक्टर में
रोजगार में सुरक्षा हो, जिंदा रहने लायक वेतन मिले। इस लड़ाई को विकसित करने का यह काम जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। नमस्कार।